नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो ये जो कैबिनेट रीशफल हुआ है, इसको लेकर के बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हुई है। सब लोगों ने अपनी अपनी बात कही है, अपने अपने तरीके से इसका विश्लेषण किया है। हमने भी आपको अंदर की बात भी बताने की कोशिश की, जितना जान पाए। भाई देखिए, ऐसा है कि जितना जान पाएंगे उतना ही तो बता पाएंगे, उससे ज़्यादा कैसे बता देंगे। और भी आप तमाम जो नए मंत्री हैं, जो बेचारे बाहर चले गए, उनकी, जो नए आए हैं उनकी, उन सब की आप बातें सुन रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में अगर आप एक चीज़ नोट करें तो बार बार सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है और इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि अब की बार की जो सरकार है, ये जो मंत्री की लिस्ट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पूरी, इन 77 मंत्रियों में से अच्छा खासा प्रतिनिधित्व सरकार करवा रही है, या उसको बता रही है कि हम कितने इंक्लूसिव हैं, सबके साथ में विश्वास रखते हैं कि ये दलितों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, ओबीसी की सरकार है, अल्पसंख्यकों की सरकार है। आप ये भी जान लीजिए कि 2014 में ये वो सरकार थी जिसने ये बोला था कि उठो इन सब चीज़ों से ऊपर, उठो। देश को बांट के रख दिया है इन मंडल वालों ने, इस देश को कई टुकड़े में विभाजित कर दिया है लोगों ने, जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर बांट दिया है। जाति पर खास तौर से स्ट्रेस दिया जाता था कि ये देखिए यूपी की पार्टियां और ये आपके बिहार की पार्टियां सब जो हैं वो एक एक किसी समुदाय विशेष का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही हैं। आइए बीजेपी में हम ही हैं जो सब कुछ करेंगे। तो पहले तो आपने नियम बदले, राजनीति के आपने पहले नियम बदले। पहले ये माना जाता था कि यादव जो हैं वो समाजवादी पार्टी के, दलित समाज जो है वो मायावती के साथ, और बाकी जो अगड़े हैं वो बीजेपी के साथ, कांग्रेस जो है वो तो खैर बेचारी यूपी में उसका कोई बोलबाला ही नहीं है, लेकिन जब थे तो ब्राह्मण उनके साथ थे, ऐसा सब बताया जाता था। तो बीजेपी जब आई 2014 में, और जब जिस तरीके से उन्होंने तूफान मचाया, सिर्फ यूपी में ही नहीं पूरे देश भर में, तो उस समय के आप बयान याद कीजिए। ये बोला जाता था कि देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी पॉलिटिक्स ही बदल दी। ये जितने लोग सब कास्ट कॉम्बिनेशन, फैक्टर, प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन, बॉडमास, सारे नियम जो लगा रहे थे जाति और धर्म के आधार पर, वो मोदी जी ने नस्तनाबूद कर दिया। ऐसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान आता था। तो ये जो नियम मोदी जी ने बदले और ये बताया कि अब हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, आगे चल रहे हैं, न्यू इंडिया की तरफ चल रहे हैं, जिसमें इन सब चीज़ों की जगह ही नहीं होगी। वहां अपनी नई कैबिनेट के माध्यम से अपने कार्यकाल के 7वें साल में क्यों नरेंद्र मोदी जी को जात पात याद आ गई? क्यों ऐसा हुआ कि सरकार को अब इस बात का उल्लेख करना पड़ रहा है कि हमारी सरकार में 12 एससी मिनिस्टर हैं, और फिर बताया है कि वो कहाँ कहाँ हैं? बिहार में, एमपी में, यूपी में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में, राजस्थान में और तमिलनाडु में। कौन से समुदाय हैं जिनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं नेता? खटेक, पासी, कोरी, मडिग, महर, अरुंधतियार, मेघवाल, राजभूसी, मतुआ, धनगर, दुसद, इतनी सारी आपने जिक्र की। ये वो दस्तावेज है जो कि सरकार की तरफ से आया है कि भाई हम इतने इंक्लूसिव हैं, हम इतने सारी जातियों को साथ में लेकर के आए हैं। उसके बाद ये बताया गया कि हम आदिवासियों की सरकार है। भाई 8 मंत्री हमने जो हैं वो आदिवासी समाज से भी बनाए हैं। उसमें कई समाज हैं, जैसे कि गोंड समाज, संतल, मिजी, मुंडा, कोंकण, सोनवाल, कचारी। तो फिर उसके बाद पिछड़ों का जिक्र है, यानी कि ओबीसी से कौन कौन है। तो ये बताया गया है कि भाई 27 ओबीसी मंत्री बनाए गए हैं इस सरकार में। जंबो कैबिनेट जो है 77 लोगों की, उसमें 27 ओबीसी हैं, जिसमें यादव, कुर्मी, जाट, गुजर, खंडायत, भंडारी, बैरागी, ठाकुर, कोली, वोकलिग, तुल्लू गौड़ा, एजवा, लोड, अगड़ी, वंजारी, मैतेई, नट, मल्ला, निषाद, मोड़, तेली और भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो है उनका जिक्र किया है।
फिर ये बताया गया है कि अल्पसंख्यकों की सरकार है। उसमें जिक्र किया कि एक मुसलमान है, एक सिख हैं, एक ईसाई है, 2 बुद्ध हैं। तो बौद्ध धर्म में पालन करने वाले लोग हैं। तो ये पूरा ब्यौरा दिया है, महिलाओं का ब्यौरा दिया है, युवाओं का ब्यौरा दिया है। उसके बाद ये बताया गया है कि 29 लोग जो हैं वो और समुदाय से भी ताल्लुक़ रखते हैं। 29 मंत्री, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, भूमिहार, कायस्थ, लिंगायत, खत्री, काड़वा और लेउआ पटेल, मराठा और रेड्डी। कहने का मतलब ये है कि इतना बड़ा फर्रा देना पड़ा ये बताने के लिए कि हम देखिए कितनी सारी कास्ट का हम प्रतिनिधित्व करा रहे हैं अपनी सरकार में, कितनी इंक्लूसिव हैं हम। बहुत अच्छी बात है, ये मान लेना चाहिए। लेकिन फिर आप में और बाकियों में जिनसे आप लड़ करके आए, ये कह करके आए कि ये तो सिर्फ जात पात ही करते रहते हैं, ये तो ये सोचते हैं कि इस जात से इसको प्रतिनिधित्व कर दें, उस जात से उसको कर दें, ताकि ये वोट बैंक में लाभ मिल सके, इसमें उसको फिट कर दें, इसमें उसको फिट कर दें। भाई आपने क्या किया? आपने भी तो वही किया ना। 77 लोगों की ये जंबो कैबिनेट में पहले आपने ये बोला कि अब ये मेरिट के आधार पर, अच्छा और क्या बोला गया? ये बोला गया कि भाई हम एजुकेटेड लोग लाएंगे, पढ़े लिखे लोग लाएंगे, MBA लेकर के आएंगे, हम काम के आधार पर बांटेंगे जो पोर्टफोलियो है। वो तो एक बात है ही, बहुत सारे लोग जो हैं मंत्री लोग तो पढ़े लिखे हैं ही, लेकिन वो प्री रिक्विजिट नहीं दिखता है। ऐसा लगता है कि वो एक आधार नहीं है। आधार तो जात पात है। आधार तो आपने जब इतनी ज़्यादा डिटेल में अपने नोट में सारी जातियों का जिक्र किया है, ये बताने के लिए कि देखिए हम सबको स्थान दे रहे हैं अपनी कैबिनेट में। 7 साल बाद, 7वें साल में फिर एक सवाल ये भी पूछा जाएगा कि इससे पहले क्या कर रहे थे, इससे पहले किस तरीके का प्रतिनिधित्व था। और उन बयानों का कहा जब आप ये कहते थे कि देखिए हम इन ये जो राजनीतिक दल हैं, जैसे कि सपा, बसपा, जदयू, जब उनका लड़ाई हो रही थी, अब तो दोस्त हो गए, राजद, रालोद, और आप नाम लेना शुरू करिए, JDS, तमाम जितने भी और दल हैं, कांग्रेस, सब पर बीजेपी आरोप लगाती थी कि ये तो जात पात की राजनीति करते हैं, ये तो वो राजनीति करते हैं, समाज को बांट देने वाली राजनीति करते हैं। ये बताते हैं कि ये फलाना जात का नेता है, ये ढिमकान जात, और कांग्रेस पार्टी जो है वो तो सिर्फ इसीलिए रिप्रेजेंटेशन दे रही है क्योंकि उसको राजनीति सूझ रही है। अब यही सवाल मोदी जी से पूछे जाएंगे कि पहले आपने जो सिस्टम ध्वस्त किया, और आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, ध्वस्त किया कि वो पूरा सिस्टम ही बदल गया। मतलब जितने लोग सब अर्थमेटिक और मैथ्स लगाते थे उन सब की छुट्टी हो गई, और उसके बाद फिर 7 साल बाद आपको भी वही चीज़ करनी पड़ी, और बहुत बुलंदी से करनी पड़ी, और पूरा मतलब नोट दे करके आप कर रहे हैं इस बात को। तो इससे क्या मायने निकाले जाएं? तो वो भी 7वें साल में कर रहे हैं, मायने क्या निकाले जाएं? कि क्या आपका जो एजेंडा था, एक जो बोला जाता है बीजेपी के लिए कि हिंदुत्व का एजेंडा लेकर के पार्टी चलती है, तो अब जब आप कमंडल से मंडल टाइप के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है कि वो वाली राजनीति कर ली, अब उसमें उतना लाभ नहीं हो रहा ना। किया तो पश्चिम बंगाल में कुछ हुआ ही नहीं, सरकार नहीं बन पाई, बढ़ा संख्या बल बढ़ी लेकिन सरकार नहीं बन पाई। प्रशांत किशोर का ये कहना था कि पोलराइजेशन आपको एक लेवल तक ले जाएगा, उसके आगे नहीं ले जाएगा, तो सिर्फ वो आपका गेम नहीं हो सकता। तो क्या ये है रणनीति के पीछे की वजह कि आपको ये लगा कि अब वो तो देखिए रिलीजियस वाला एंगल तो है ही, लेकिन अगर जातियों को साथ में नहीं लाएंगे तो पता चला गड़बड़ हो जाएगी, कहीं चुनाव ना हार जाएं। अच्छा, यूपी में लोग नाराज हो ही रहे थे तो आपने फिर प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की। सवाल तो यही रहेगा कि जो सिस्टम आपने अपने हाथों से, अपने कर कमलों से जिसको आपने ध्वस्त किया कि अब जात पात की नहीं उसके आगे की बात होगी, आप भी उसी सिस्टम में शरीक हो गए, शामिल हो गए, आपने भी उसी सिस्टम को अपना लिया, आप भी उसी सिस्टम का एक हिस्सा बन गए। तो ये सवाल जो है वो बीजेपी से क्यों ना पूछा जाए।
कि आपने उसको अपोज क्यों किया, और क्या अब रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स, यानी कि धर्म के आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कही जाती होती है, वो अब शायद उतना रिटर्न्स नहीं दे रही है बीजेपी के लिए जितना वो सोचते थे वो देगी। तो इस वजह से अब गेम बदलने की ज़रूरत है। तो ये कुछ सवाल हैं जो कि निश्चित रूप से पूछे जाएंगे कि क्या ये बीजेपी का एक एडमिशन है, मान लिया है बीजेपी ने कि 7 साल बाद नरेंद्र मोदी को जाति और समुदाय और उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए, इस बात की याद आई। हो सकता है इससे पहले भी कई जाति और समुदाय के लोग उनकी सरकार में हों, लेकिन इस तरीके से प्रमुखता से उल्लेख, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने थोड़ी सी गणित की, आप ये देखिए कि सरकार के अपने दस्तावेज के हिसाब से 12 एससी मंत्री, 8 एसटी मंत्री और 27 ओबीसी मंत्री अगर आप मिला दें तो ये होता है 47, यानी कि 77 में से 47 लोग पिछड़े वर्ग से। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ और ये बोल दूं, कहीं लोग मेरे ऊपर, क्योंकि जाति और समुदाय की बात हो रही है तो मेरा नाम जोड़ करके और मेरा सरनेम जोड़ करके कहीं लोग ये ना बोल दें कि ये तो देखो ये अपनी बात कर रहे हैं, ये चाहते ही नहीं कि पिछड़े आगे आएँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो चीज़ अब हो रही है, यही चीज़ जब और पार्टियां कर रही थीं तो आप उनके खिलाफ थे, अब आप भी वही कर रहे हैं। बस मेरा इतना ही लिमिटेड पॉइंट, हर समुदाय को, खास तौर से जो पीछे रह गए हैं समुदाय, समाज का ये जो सिस्टम है, इसमें जो लोग, जो जातियां और जो समुदाय पीछे रह गए हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाना, उनको प्रमुखता से प्रतिनिधित्व देना, ये एक सरकार का कर्तव्य है। आप मुंह नहीं मोड़ सकते ये बोल करके कि नहीं हम नहीं करेंगे। तो जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। हाँ, मेरिट भी आधार होना चाहिए, लेकिन आपको, जब आप एक राजनीति में हैं, जब एक देश की राजनीति में हैं और यहाँ का इतना कॉम्प्लेक्स कास्ट सिस्टम है, तो उसके कई पैरामीटर्स होते हैं। सवाल मेरा बस इतना ही था कि पहले आप वो पैरामीटर्स खराब क्यों लगते थे, और जब आप खुद कर रहे हैं तो आपको वो सही क्यों लगते हैं। इसका स्पष्टीकरण आ जाए, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। हाँ, तो अब आते हैं मेन बात में। मैंने सोचा ये डिस्क्लेमर दे दूं, कहीं पता चला लोग बोले उपाध्याय है अपना ब्राह्मण वामण बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पिछड़े, आदिवासी और दलितों की जो संख्या बल है अब मंत्रियों की, वो अगर आप मिला दें तो वो 47 हो गई। और जो सबकी सरकार बताया गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, भूमिहार, कायस्थ, लिंगायत, खत्री, काड़वा, लेउआ, पटेल, मराठी और रेड्डी हैं, उनकी संख्या है कुल 29। और ऐसा बताया जाता है, हमने तो सुना नहीं, हम उस मीटिंग में नहीं थी, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि प्रधानमंत्री ने ये चीज़ बोली भी कि ये इस बार जो है ये पिछड़ों की सरकार है। घूम घूम के बार बार सवाल वही आएगा कि अपने कार्यकाल के 7वें साल में क्यों जाति और समुदायों की इस तरीके से याद आई नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को। क्या इसका मतलब ये है कि आपका हिंदू कार्ड नहीं चल रहा है, या इसका मतलब ये है कि अब आप भी वही करने पर मजबूर हो गए हैं जो एक समय और पार्टियां करती थी? आपका क्या विश्लेषण है, आप भी मुझे बताइए, अपनी राय दीजिए, क्योंकि इसमें बिल्कुल 2 राय, 3 राय, 2 मत, 3 मत, 4 मत, बहुत सारे लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं और वो सुनना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ या सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।